सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जो बात की जा रही है बोलिविया के बारे में। तो बोलिविया को बोला गया कि कौन सी कंट्री जो है उसके साथ में बॉर्डर टच करती है। ए में बोला गया है, एक में बोला गया ब्राजील, बी में बोला गया कोलंबिया, सी में बोला गया पैराग्वे, ये 4 में बोला गया यहां पर वेनेजुला और पाई में बोला गया यहां पर अर्जेंटीना। तो ए बी सी एफ डी के आंसर सही है। ए में है 1 2 3, बी में है 1 3 5, सी में है 2 3 4, डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को ए बी सी एफ डी। तो आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर आइए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सऊदी अरेबिया को ये सारा पूरा कवर करते हुए, ब्राजील को कवर करते हुए, जहां पर अभी जो अमेजन फॉरेस्ट है उनमें आग लगी हुई थी, आप लोग पहुंचेंगे बोलिविया के पास में। तो बोलिविया है यहां पर ये कंट्री जो कि साउथ अमेरिका के अंडर है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में है ये कंट्री। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहां पर ब्राजील टच कर रही है, ये हो गया पेरू, ये हो गया यहां पर चिले या चाइल, ये हो गया यहां पर अर्जेंटीना और ये हो गया पैराग्वे, ठीक है। तो ये टोटल 5 कंट्री यहां पर इसको टच करती है। ये देख सकते हैं यहां पर ये सारी इसी तरीके से बताया गया है। तो आंसर क्या हो गया इसका? यहां पर आंसर हो गया बी। बी में क्या बोला गया है? बी में बोला गया यहां पर 1 3 5, 1 में बोला गया ब्राजील और 3 में बोला गया पैराग्वे और 5 में बोला गया अर्जेंटीना। तो वेनेजुला और यहां पर कोलंबिया इसको टच नहीं करता है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कहीं पर भी वेनेजुला और कोलंबिया नहीं है। तो क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया बी। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ईट राइट इंडिया मूवमेंट के बारे में, यानी कि आप लोगों को सही भोजन करना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसा एक मूवमेंट हमारी कंट्री में चला गया है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। ए में बोला गया कि ये लॉन्च किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। बी में बोला गया इसका टारगेट है यहां पर मूवमेंट का कि कट डाउन करना है सोल्ट और शुगर और ऑयल कंजप्शन जो है लगभग 50% इन आने वाले 4 साल में। सी में बोला गया यहां पर ये जो मूवमेंट है ये अलाइन यहां पर करता है, इनके साथ में मिलकर काम करता है पोषण अभियान के साथ में, एनीमिया मुक्ति भारत एनीमिया मुक्त भारत के साथ में, आयुष्मान भारत के साथ में और स्वच्छ भारत मिशन के साथ में। तो ये इन सब के साथ मिलकर काम करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 1 एंड 2, सी बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 ओनली। तो क्या आंसर सही है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि 1 एंड 3 आंसर सही है। तो 1 एंड 3 आंसर सही है, तो इसका मतलब सेकंड आंसर गलत हो गया। तो सेकंड आंसर में गलत क्या है? सबसे पहले सेकंड आंसर के बारे में जानते हैं। जो टारगेट है वो इन सबको कंज्यूम करने की बात की जा रही है, तो 30% कम करना है आने वाले 3 साल में। तो ये यहां पर टारगेट है, ठीक है। 50% जो 4 ईयर में बोला गया है ये गलत है। इसमें सोल्ट, शुगर और जो ऑयल कंजप्शन है, देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। एक तो व्हाइट जो बोला जाता है, जैसे सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, इसी के साथ में व्हाइट ब्रेड हो गई, कोशिश करो कि इनको कंज्यूम ज्यादा न करो, ठीक है। ऑयल वगैरह कम से कम कंज्यूम करो। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो फिर इसको और भी ज्यादा कट डाउन करो। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म की गई ये 2011 में फॉर्म की गई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में इस ऑर्गेनाइजेशन का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर में आती है। रीता तेवतिया आज के डेट में यहां पर चेयरपर्सन है इसके। तो ये कुछ बातें जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। और हाँ, एक बात और जो कि आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टैट्यूटरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई है या फिर लॉ पास करके बनाई गई है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन यहां पर पिक्चर में बनाई गई है। तो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस को दिया गया है, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद में फिर आंसर बताता हूं। सबसे पहले बात की जा रही है, अभी रिसेंटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टारगेट रखा गया कुछ बीमारी को खत्म करने का। तो उसी के बारे में स्टेटमेंट है। तो सही आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना, वो इनकरेक्ट आंसर बताना है। बोला गया है रिजोल्यूशन टू एलिमिनेट द डिजीज मीजल और रूबेला, ये यहां पर अडेप्ट किया गया 72 यानी कि 72वां जो सेशन था यहां पर WHO का रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन ताइवान। तो ताइवान में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला। दूसरा बोला जा रहा है कि ये जो रिजोल्व करेगा यहां पर जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि यहां पर काफी लार्ज स्केल और बच्चों की जान भी लेती हैं, मिजल और रूबेला, ठीक है। तो खसरा वगैरह जिसको आप लोग बोलते हैं, तो 2025 तक इसको खत्म करने की बात की गई है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया ओनली 1 इनकरेक्ट है, बी में बोला गया 2 इनकरेक्ट है, सी में बोला गया बोथ इनकरेक्ट है, डी में बोला गया कि कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है। तो सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, तब देखिएगा ए बी सी या फिर डी। सही आंसर है इसके यहां पर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आखिर सही क्या है? सबसे पहला बात है कि 72वां सेशन था, जी हां ये 72nd सेशन था यहां पर, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशियन रीजन का सेशन था और यहां पर मिजल और रूबेला को खत्म करने की बात की गई। पर लेकिन ये ताइवान में नहीं हुआ, ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है, पहली बात।
दूसरी बात, जो टारगेट रखा गया है मीजल और रुबेला को खत्म करने का, ये जो टारगेट है ये है 2023 ना कि 2025। ठीक है, तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इससे बनाया जा सकता है, एक अलग अलग क्वेश्चन भी इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा न्यूज में था जब बात की जा रही थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है, एक एक कर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला बोला गया कि ये जो स्टेब्लिश की गई है यहां पर प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन इन 2015 में यहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया। दूसरा बोला जा रहा है सर्व करती है यहां पर डिस्कशन के लिए ईस्टर्न टैरिफ बैरियर, यानी कि जो ईस्टर्न एरिया पे जो टैरिफ बैरियर है उसको यहां पर डिस्कस करेगी। तीसरा बोला गया यहां पर ये टेक प्लेस लेती है एवरी ईयर यहां पर होती है वर्ल्ड वस्तक रीजन में। ठीक है, तीसरा बोला गया इंडिया के द्वारा 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया यहां पर, जो अभी रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में जो 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट आप लोगों को देखने को मिली उसके तहत। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1, 2, 4 और डी बोला गया 1, 3 और 4। सही आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। इसके ऊपर मैं आप लोग कई सारे आर्टिकल भी डिस्कस करा चुका हूं, ये सारी बात आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगर आप लोग ढंग से चीजों को सुन रहे हैं तो इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है इसका डी, यानी कि 1, 3 और 4, 3 सही है, सेकंड वाला गलत है। टैरिफ वगैरह की बात नहीं की जा रही है, टैरिफ ये सारे डिस्कस करने हैं। बेसिकली रसिया को अगर आप लोग ध्यान से निहारेंगे तो रसिया का ये वाला पोर्शन आप लोग देखेंगे ये यूरोप के अंदर है और ये वाला पोर्शन रसिया का एशिया के अंदर है। तो एशिया का जो ये वाला पोर्शन काफी रसिया का है, रसिया का जो एशिया के अंदर है ये ज्यादा डेवलप नहीं है। तो यहां पर जो ये फार ईस्ट रीजन को डेवलप करने की बात की जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है रिसोर्सेज वगैरह भी काफी ज्यादा हैं, अगर उनको निकाला जाए तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। वैसे रशियन जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस रीजन में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम यूरोपियन है, ठीक है, और ये वाले लोग बोलते हैं कि हम एशियन है। तो इस तरीके से यहां पर ये पूरा रीजन है जिसको डेवलप करने की बात की जाती है। तो ये डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने यहां पर 1 बिलियन का यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। हमारी कंपनी जाकर काम करेगी वहां पर तो उनको काफी फायदा होगा इससे। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग अपना तेल वगैरह इस पर्टिकुलर रीजन से लेकर आते हैं, और अगर एक और अल्टरनेटिव हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि इस रीजन में काफी अफरा तफरी रहती है कई बार, तो अगर हम लोग यहां से जाकर खरीदने लगेंगे तो एक अल्टरनेटिव रीजन हम लोग को मिल जाएगा काम करने का, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने अभी बात की मीजल के बारे में, जिसको खसरा बोलते हैं हिंदी में, तो इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो मीजल के बारे में क्वेश्चन है और ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया। बोला जा रहा है मीजल जो है वो हाईली कॉन्टिग्यूअस फंगल डिजीज है, यानी कि ये संक्रामक और कवक की बीमारी है, एक ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मीजल जो होती है वो ट्रांसमिट की जाती है वाया ड्रॉपलेट्स जो होते हैं फ्रॉम नोज, माउथ या फिर थ्रोट्स का जो इन्फेक्शन होता है पर्सन में, उसके थ्रू ये देखने को मिलती है, ट्रांसमिट होती है। इनिशियल जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को इन्फेक्शन, इसी के साथ में हाई फीवर, नोज से बहती हुई आप लोगों की नजर आएगी, इसी के साथ में यहाँ पर ब्लड शॉट आइज यानी कि रेड आंखें आप लोगों को नजर आएंगी, टिनी व्हाइट स्पॉट स्किन में अलग अलग माउथ में आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बेसिक इसके सिम्टम्स हैं। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कोई भी बीमारी आप लोगों को आज की डेट में होती है, किसी घर वाले को पहले तो ये कोशिश है कि आप लोग कोई भी बीमारी न हो, अगर कोई कंडीशन बनती है तो तुरंत डॉक्टर से आप लोग सलाह लें, अपने आप डॉक्टर न बने। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है ए में बोला गया ओनली 2 सही है, बी में बोला गया 1 और 2 सही है, सी में बोला गया 2 और 3 सही है, डी में बोला गया और नन ऑफ अबव कोई सा भी सही नहीं है। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है इसके यहां पर सी, यानी कि 2 और 3 सही है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर जो बोला गया ना, यहां पर ये मीजल जो है हाईली कॉन्टिग्यूअस और फंगल डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। आप लोग को यहां पर यहां से पता लगा सकते हैं, जब ये एक दूसरे इंसान को वैसे ही फैल रही है, आप लोग देखते हैं जिस तरीके से नजला जुकाम आप लोग देखने को मिलता है, तो वो वायरल की वजह से होता है। तो यहां से भी आप लोग एक दूसरे की जो स्टेटमेंट है वो कट कर सकते थे, यानी कि या तो पहली सही होगी या फिर यहां पर दूसरी सही होगी। तो पहली दूसरी में अगर आप लोग इस तरीके से लगाते हैं तो जहां पर दोनों स्टेटमेंट है वो तो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट गया। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग कई सारी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, और इसी से आप लोग क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं। और यूपीएससी की ट्रिक भी है, यूपीएससी चाहती भी है कि आप लोग क्वेश्चन को टकटकी लगाकर ध्यान से पढ़ो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे माइंड में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टडी क्वेश्चन है। आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब संविधान कई बार न्यूज में होता है, कई बार आप लोगों को ये पिक्चर में नजर आती है, कभी आप लोगों को बात करते हैं तो रिलीजन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज में है, तो कभी फंडामेंटल राइट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज में है, कभी आर्टिकल 370 की वजह से न्यूज में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संविधान के बारे में। तो बोला गया है यहां पर आप लोगों को आंसर बताना है। तो बात यह की जा रही है कि जो स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
ये जो कमेटी थी ये किसकी अध्यक्षता में थी? सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में थी, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में थी। तीसरा यहां पर बोला जा रहा है यह अलादीन कृष्ण अय्यर जी की अध्यक्षता में थी। तीसरा बोला गया जवाहरलाल नेहरू, चौथा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में थी। ए बी सी या फिर डी, सही आंसर यहां पर क्या है? अपना आंसर बताइए, फिर आंसर देखिएगा। सही आंसर यहां पर डी, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उनके द्वारा तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी जो हेड थे वो यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार पटेल जी जो थे वो हेड करते थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड द माइनॉरिटी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी जो थी उसके अंदर दो सब कमेटी भी थी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो थी वो डॉक्टर जे बी कृपलानी, और माइनॉरिटी वाली जो थी वो एच सी मुखर्जी के द्वारा हेड की जा रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो यहां पर उनके बारे में याद रखता है, वो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के बारे में बात की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं सारी जो हमारे संविधान में इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर डी है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में। तो रिसेंटली ये केस काफी न्यूज में था, क्योंकि इस केस को 1 साल कंप्लीट हो गया, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। सबसे पहले बोला गया डीक्रिमिनलाइज किया गया ऑल कॉन्सेंसुअल सेक्स अमंग द एडल्ट इन प्राइवेट इंड्यूलिंग। अगर होमोसेक्स की बात की जाए तो वो सारे यहां पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। दूसरा बोला गया राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई थी इस पर्टिकुलर केस में। तीसरा जो बोला गया एड्रेसिंग द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है यहां पर। चौथा बोला गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एसटी, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, जो यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर नवतेज सिंह जौहर का जो केस था ये सेक्शन 377 के बारे में था। 377 को पहले क्रिमिनल एक्टिविटी में रखा गया था। अगर कोई यहां पर इस तरीके से इंटरकोर्स करता है, यानी कि रिलेशन बनाते हैं फिजिकल यहां पर सेम सेक्स के साथ में, या फिर कोई और कंडीशन यहां पर बनती है, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने, तो वो कंडीशन बनती है, तो वो सबको क्रिमिनल एक्टिविटी में रखा गया था। पर इन्होंने बोला कि यहां पर डीक्रिमिनलाइज इसको कर दीजिए, क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेस में अपना क्या करता है आप लोग उसको जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उसी के चलते यहां पर इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो 1 साल कंप्लीट हो गया, पर ढंग से इंप्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अगर इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो 1 साल पूरा हो गया। 2018 का सितंबर के महीने का केस था, तो 6 सितंबर को इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो आते हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें जब प्राइवेसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के तहत हम लोग को फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का दिया गया है। अभी रिसेंटली वो कौन सा केस था जिसके तहत हमको ये अधिकार मिला है? तो होता के.एस. पुट्टास्वामी केस सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बेस पर हमको ये अधिकार मिला है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है ये, तो देखिएगा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से। बात की जा रही है यहां पर IND, यानी कि इंडिया ARC के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या है जो रिसेंटली अभी कई बार न्यूज में भी देखने को आप लोगों को मिलती है? पहला बोला गया इंडिजिनियसली डेवलप है यहां पर रडार सिस्टम, जो कि यहां पर जो इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए यहां पर ये यूज किया जा रहा है। इंडियन सैटेलाइट है प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर सर्विस टू द कंट्री इंडियन ओशियन रिम के लिए। एक साइंटिफिक स्टेब्लिशमेंट है सेटअप किया गया इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका रीजन के अंदर में। यहां पर बोला गया इंडिया का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है यहां पर, ये साइंटिफिकली जो स्टडी करती है आर्कटिक रीजन की। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? आंसर बताइएगा, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। तो जो सही आंसर है वो इसका वो है यहां पर डी, यानी कि ये एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जो कि यहां पर बेसिकली आर्कटिक रीजन में स्टडी करने के लिए है। तो ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्वे और इसी के साथ में जो नॉर्थ पोल है उसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि पानी के अंदर डाली गई। ये पानी का टेम्परेचर क्या है, सैलिनिटी क्या है, जो ओशन करंट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, उन ओशन करंट की कंडीशन क्या है। इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि जो सैलिनिटी के साथ साथ में जो विटल पैरामीटर है यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, ताकि यहां पर कुछ चीजों का पता लगाया जा सके, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहां पर ली जा सके। तो उसके चलते यहां पर ये इंदिरा आरसी है यहां पर, जो कि एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहां पर इस पे लिखा हुआ भी है यहां पर, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इंडिया का ये प्रोजेक्ट है आर्कटिक वाले रीजन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहां पर ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2015 में ही, तो इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन करने के लिए, यहां पर एक पार्टनरशिप है यहां पर बर्ड कंजर्वेशन के ऊपर खास फोकस किया जाता है। बी में बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट है यहां पर ये है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ऑर्गेनाइज कराया जाता है दिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तीसरा बोला गया आइडेंटिफाई किया जाता है, रेफर किया जाता है, नो जानने की कोशिश की जाती है इंपोर्टेंस ऑफ द बर्ड एंड जो बर्ड डाइवर्सिटी वाला एरिया है उसके बारे में। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3।
तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। सही आंसर जो यहां पर है ये इसका सी, यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया बेसिकली एक ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन करने का, ताकि जो बर्ड है उसके लिए कंजर्वेशन एक तरीके से उनके ऊपर फोकस किया जा सके, जहां जहां पर भी बर्ड की बायोडायवर्सिटी है। इसमें लगभग 120 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है और लगभग 120 जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ताकि जो बर्ड है उनको यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके। बर्ड लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है इनके द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तीसरी और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यहां पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2015 में, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये आगे भी फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि कई रीजन की वजह से चाइना भी न्यूज में है, हांगकांग वाला रीजन आप लोग जानते हैं। तो ऐसा बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये ऑफन न्यूज में रहता है, तो ये किससे रिलेटेड है ये बोला गया है। ए में बोला गया यहां पर ये एक तरीके की स्ट्रेटजी है टैकल करने के लिए जो रीजन का जो टेररिज्म होता है, तो उसको यहां पर खत्म करने की कोशिश की जाती है, और इसी के साथ में ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का आउटकम है। दूसरा बोला गया यहां पर ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में, और जो आउटकम है यहां पर डेलिब्रेशन एशिया पैसिफिक रीजन इकोनॉमिक फोरम का है। तीसरा बोला गया एक तरीका एजेंडा है यहां पर जो कि यहां पर फोकस करता है वुमेन इंपावरमेंट के लिए, और ये आउटकम जो है यहां पर ये निकल के आया है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड कन्वे बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वे की गई वुमेन इंपावरमेंट के लिए, उससे निकल कर आया बीजिंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट बात की जा रही है एक स्ट्रेटजी है कम्बैट करने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, तो ईस्ट एशिया समिट का डिक्लेरेशन का आउटपुट है ये। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर बताइए, फिर आंसर देखेगा। जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी। जी हां, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ इस तरीके का यहां पर आंसर होगा। नॉर्मली इन टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पर यहां पर यूएन की जो कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, उसमें वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की गई बीजिंग के अंदर, तो इसको बीजिंग डिक्लेरेशन बोला गया और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ठीक है, तो ये आगे भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से।